सभी का जीके ट्रिक्स खजाना चैनल के अंदर। तो हम बातचीत कर रहे थे अपने राजस्थान हिस्ट्री के लेक्चर की। तो कल तक के लेक्चर के अंदर हमने जो प्राचीन सभ्यताएं और इंट्रोडक्शन टू राजस्थान हिस्ट्री के बारे में बात की। आज से हम अपने जो राजवंश हैं उनके बारे में बातचीत स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे जालोर के चौहान वंश की, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली देख लेते हैं कि ये इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, इसका नाम कैसे बढ़ा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि महर्षि जाबाली की कर्मभूमि होने के कारण जालोर का नाम सबसे पहले क्या पड़ा था, अपना जाबालीपुर पड़ा। और इसका उल्लेख जो अपन को प्राप्त होता है वो कहाँ से मिलता है, बिजोलिया शिलालेख से इसका उल्लेख प्राप्त होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जालोर को पहले नाम क्या था, जाबालीपुर था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये हो जाएगी कि इसका उल्लेख अपन को कहाँ पर मिलता है, तो बिजोलिया शिलालेख के अंदर जालोर के जाबालीपुर होने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। दूसरी बात करेंगे कि बाद में इसका नाम क्या हो गया, अपना जालोर पड़ गया। इसका रीजन क्या हो जाएगा कि जाल वृक्ष की अधिकता के कारण क्या हो गया, इसका बाद में इसका नाम जालोर पड़ गया। जालोर दुर्ग के निर्माण के बारे में अगर अपन बातचीत करेंगे तो जालोर दुर्ग का जो निर्माण है प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड के द्वारा, प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा अपना किसका, जालोर दुर्ग का निर्माण किया गया। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि जो जालोर दुर्ग है उसके अन्य नाम क्या क्या है। तो इसके अन्य नामों में सुवर्णगिरी हो जाएगा, कांचनगिरी, सोनगिरी। इसीलिए यहाँ के जो चौहान है उनको क्या बोला गया, अपना सोनगरा चौहान कहा गया। इनकी जो कुलदेवी होती है अपने जालोर के चौहान वंश की, उनकी कुलदेवी कौन सी हो जाएगी, अपनी आशापुरा माता हो जाएगी। तो कुलदेवी कौन हो जाएगी, अपनी आशापुरा माता। अब यहाँ का जो राजवंश की जो स्टार्टिंग होती है उसको हम मैप के थ्रू यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो अपने दो समकालीन शासकों की अगर मैं बात करूंगा तो एक तरफ तो अपना क्या हो जाएगा, कीर्तिपाल चौहान, और दूसरी तरफ कौन सा हो जाएगा, अपना चित्तौड़ की अगर मैं बात करूंगा, इधर नाडोर पाली के अंदर कीर्तिपाल चौहान जी है और दूसरी तरफ अपने चित्तौड़ के अंदर कौन है, सामंत सिंह जी हैं। अब क्या हुआ कि कीर्तिपाल चौहान जी ने क्या किया, अपने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया। इस आक्रमण के अंदर कीर्तिपाल चौहान की तो हो जाती है जीत और सामंत सिंह जी की क्या हो जाती है, अपनी हार हो जाती है। तो इस हार का बदला लेने के लिए सामंत सिंह जी का छोटा जो भाई को क्या नाम है उनका, कुमार सिंह जी। तो कुमार सिंह जी यहाँ पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं किसके, कीर्तिपाल चौहान के ऊपर। और इस युद्ध के अंदर क्या होता है, कीर्तिपाल चौहान की क्या होती है, हार होती है और कुमार सिंह जी की क्या हो जाती है, अपनी जीत हो जाती है। तो जैसे ही इनकी हार होती है तो ये क्या करते हैं, नाडोर पाली से जाकर क्या कहाँ चले जाते हैं, अपने जालोर में चले जाते हैं और जालोर में जाके चौहान वंश की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो ये इसकी स्टोरी रहती है। जब इनकी सेकंड बार हार होती है अपनी, तो ये क्या करते हैं, नाडोर पाली से अपने जालोर चले जाते हैं। बात है अपने 1181 की, और वहां पर जाके चौहान वंश की क्या करते हैं, अपने स्थापना करते हैं। तो सबसे पहले स्थापना की जब भी बात आएगी या संस्थापक की बात आएगी तो किसका नाम आएगा, अपना कीर्तिपाल चौहान जी का नाम आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अपने कीर्तिपाल चौहान जी वो क्या हो जाएंगे, जालोर वंश के क्या हो जाएंगे, अपने संस्थापक हो जाएंगे। मुहणोत नैन्सी ने इन्हें कीतु एक महान राजा की उपाधि दी। क्या दी, एक कीतु एक महान राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, मुहणोत नैन्सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आपको मुहणोत नैन्सी के बारे में पता होनी चाहिए कि इनको मुंशी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल भी कहा गया। तो दो बातें आपको एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। पहले कि मुहणोत नैन्सी ने इनको कीतु एक महान राजा की उपाधि की दी, किसको, कीर्तिपाल चौहान जी को। साथ ही साथ मुहणोत नैन्सी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी कि जालोर में जांगलेश्वर महादेव का मंदिर भी किसके द्वारा बनवाया गया था, अपना कीर्तिपाल चौहान के द्वारा जालोर में जांगलेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसके उत्तराधिकारी की बात करेंगे तो इसके पुत्र समर सिंह थे। तो कीर्तिपाल चौहान और इसके उत्तराधिकारी कौन थे, अपने पुत्र समर सिंह थे। इन्होंने जालोर में क्या किया, सुदृढ़ प्राचीर व्यवस्था का निर्माण करवाया। क्या किया, सुदृढ़ प्राचीर और शास्त्रागार का निर्माण करवाया। अर्थात जालोर को क्या किया, सुरक्षित करने का कार्य कीर्तिपाल चौहान के उत्तराधिकारी उनके पुत्र समर सिंह के द्वारा किया गया।
तो यहाँ से अभी मैं राजाओं की जो लिस्ट है जो अपने चौहान वंश के अंदर, उसकी चर्चा बता देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले तो अपने यहाँ पर कौन से आ जाएंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रश को क्या कर देता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। तो ये अपने क्या हो जाएंगे, कीर्तिपाल चौहान जी हो गए। कीर्तिपाल चौहान जी के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन, समर सिंह जी उनके पुत्र बनते हैं। समर सिंह जी के बाद कौन बैठता है गद्दी के ऊपर, उदय सिंह जी। उदय सिंह जी के बाद कौन आते हैं, चाचिंग देव। देन अपना आते हैं सामंत सिंह जी, और सामंत सिंह जी के बाद उनके जो पुत्र होते हैं उनका नाम है अपना कान्हा देव चौहान। ये क्या करते हैं, अपने राजपाट को संभालते हैं, किसके, चौहान वंश के, है ना। तो इनके जो पुत्र को अगर मैं, सामंत सिंह जी ने तो क्या किया था कि 1296 के अंदर इनको क्या कर दिया था, शासन व्यवस्था सौंप दी थी। बट ये जो इनके कान्हादेव चौहान थे, उन्होंने 1305 से 1311 के बीच में क्या किया था, राजपाट को स्टार्ट किया था, तब जाके इन्होंने संभाला था। बाकी इन्होंने शासन 1296 ईस्वी में ही सौंप दिया था। नेक्स्ट मैं बात कर दूं यहाँ पर, अब ये जो अपने आगे है कान्हादेव चौहान, है ना, कीर्तिपाल चौहान और उनके पुत्र समर सिंह की तो बातचीत यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब अपन बात करते हैं जालोर के अंदर, तो कौन बैठा हुआ, अपने कान्हादेव चौहान। टाइमिंग की अगर मैं बात करूंगा तो 1305 ईस्वी से लगाकर 1311 ईस्वी तक। और दिल्ली सल्तनत के अंदर अपना कौन बैठा है, अपना अलाउद्दीन खिलजी। अब इसकी भी अलग स्टोरी चलती है आपको। दिल्ली सल्तनत की जब भी बात चलती है तो दिल्ली सल्तनत अपना 1206 ईस्वी से लगा के 1526 ईस्वी तक अपना दिल्ली सल्तनत रहता है। आप जब है ना इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये चीज पता होगी यहाँ पर। अब ये जो दिल्ली सल्तनत आती है उसके अंदर दो वंश आते हैं, एक तो कौन सा आता है अपना गुलाम वंश आता है, और दूसरा कौन सा आता है अपना खिलजी वंश। गुलाम वंश की अगर मैं बात करूंगा तो 1206 ईस्वी से लगाकर 1290 ईस्वी तक अपना जो रहता है वो गुलाम वंश रहता है। और खिलजी वंश जो होता है 1290 ईस्वी से लगा के 1320 ईस्वी तक अपना क्या रहता है, खिलजी वंश रहता है। तो जो खिलजी वंश की अपन बात करते हैं उसके अंदर दो अपने शासक होते हैं, एक तो जलाउद्दीन खिलजी, एक होता है अपना अलाउद्दीन खिलजी होता है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी के जो टाइमिंग रहता है वो अपना कान्हादेव चौहान के समकक्ष, इनके सैमल्टेनियस अपना जो शासक थे वो थे अपने अलाउद्दीन खिलजी। टाइमिंग था इनका 1296 ईस्वी से लगा के 1316 ईस्वी तक हो जाएगा, 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। तो स्टोरी कुछ इस तरह है। ये मैं राजस्थान का मैप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो स्टोरी क्या हुई कि गुजरात के अंदर जो शासक था अपना, यहाँ पर गुजरात का शासक था अपना कर्ण बघेला। स्टोरी में आपको पूरी बता रहा हूँ क्लियरली कि गुजरात के अंदर जो शासक था उसका नाम था कर्ण बघेला। अब इसके मंत्री से क्या हो गई, इसकी अनबन हो गई, और मंत्री का नाम क्या था अपना माधव। तो जैसे ही कर्ण बघेला के उसके मंत्री माधव के साथ क्या होती है, अपनी अनबन होती है। तो जैसे ही इसकी अनबन हुई तो ये क्या करता है कि दिल्ली चला जाता है, कि माधव जो है वो क्या कर देता है कि दिल्ली चला जाता है एके के पास, और एके को जाके क्या बोलता है अलाउद्दीन खिलजी को कि भाई उसने तो मेरे साथ गद्दारी कर ली, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। उसको क्या करना, अपन को डिफीट करना, उसको क्या करना, अपन को हराना है। तो ये माधव जी अपने कहाँ चले जाते हैं, अपने यहाँ पर एके के पास गए। अब एके क्या करता है, जैसे ही माधव की बात सुनता है तो बोलता है चलो भाई मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ। और क्या करता है, अपने दो सेनापति, पहले का नाम क्या हो जाएगा अपना उल्लुक खां, और दूसरे का नाम हो जाएगा नुसरत खां को किसके साथ भेजता है, अपने माधव के साथ भेजता है। 1299 ईस्वी की बात कर रहा हूँ, कितने 1299 के अंदर आक्रमण होता है। अब क्या होता है कि ये जो सेनापति है एके के, सबसे पहले जाते समय तो कहाँ से जाते हैं, अपने मेवाड़ से होकर जाते हैं। आपको पता होगा नीचे अपने ये क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो एरिया, वहां से होकर जा रहे हैं। क्योंकि आपको गुजरात जाना है तो दो तरीके, या तो आप क्या करोगे जालोर वाले रास्ते से जाओगे, या आपको मेवाड़ वाले रास्ते से जाना होगा। तो जैसे ही ये अपने इसके सेनापति किसके एके के यहाँ से जाते हैं तो मेवाड़ के अंदर कौन बैठा है, अपना समर सिंह जी। तो समर सिंह जी क्या करते हैं, अपने आक्रमण कर देते हैं किसके, एके के सेनापतियों के ऊपर, और क्या करते हैं उनसे टैक्स वसूल करते हैं कि भैया तुम अगर मेरे रास्ते से जाना है तो तुमको क्या करना होगा, टैक्स पे करो, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो जो एके के सेनापति होते हैं वो क्या करते हैं, मेवाड़ के समर सिंह को क्या करते हैं, अपने यहाँ पर टैक्स को देते हैं, और वो क्या कर देते हैं, गुजरात के कर्ण बघेला के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। इस आक्रमण के अंदर कर्ण बघेला की तो क्या हो जाती है, अपनी हार होती है। और ये क्या करते हैं, अपने सोमनाथ जो मंदिर होता है उसकी है ना मूर्ति को चुरा कर ले जाते हैं। अब इन्होंने क्या सोचा कि जब हम मेवाड़ से आ रहे थे तब हमसे क्या वसूला गया था, टैक्स वसूल किया गया था। जब हम जाएंगे तो हो सकता है कि वापस हमसे क्या कर दे,
टैक्स वसूल कर सकते हैं ना। तब ये क्या सोचते हैं कि सेनापति कि अब हम क्या करते हैं, जालोर वाले रास्ते से जाते हैं। कहाँ से जाते हैं हम? जालोर वाले रास्ते से जाते हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम कहाँ से जाएंगे, जालोर वाले रास्ते से जाएंगे, जहां पर कौन बैठा हुआ है, अपना कान्हादेव बैठे हुए हैं अभी। तो जैसे ही कान्हादेव को पता पड़ता है कि कान्हादेव चौहान को पता पड़ता है कि यहाँ से अपने एक एक जो सेनापति आ रहे हैं, तो इनके ऊपर आक्रमण करके क्या करते हैं कि ये जो सोमनाथ की जो मूर्ति चुरा के ले जा रहे होते हैं, उस मूर्ति को क्या कर लेते हैं, उनसे वापस ले लेते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि दो आक्रमण एक एक की सेना के ऊपर हो जाते हैं। तो अब भैया सिंपल सी बात है कि अगर आक्रमण इतने हो गए हैं तो प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगी ही। तो अब युद्ध होने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर कि आपको नेक्स्ट देख सकते हैं कि जालोर में कान्हादेव चौहान ने आक्रमण किया था। पहले गुजरात से जो सोमनाथ मंदिर की जो मूर्ति ला रहे थे उसको क्या कर दिया था, अपने अंडर में ले लिया था। तो अब क्या करेगा कि दिल्ली जाएंगे जब सेनापति, तो एक एक क्या करेगा, किसी न किसी को भेजेगा कि भैया तुम उसके ऊपर आक्रमण करके आओ। तो होता भी इसी तरीके कुछ कि अब क्या होता है कि दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अपना कान्हादेव चौहान के ऊपर आक्रमण के लिए भेजता है। अपने सेनापति का नाम क्या हो जाएगा, अपना एन उल मुल्क मुल्तानी। तो सेनापति को इसने जैसे यहाँ पर भेजता है, आक्रमण होता है और क्या होता है कि यहाँ पर क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। और संधि होने पर क्या होता है कि संधि ये होती है कि कान्हादेव बोलते हैं कि भैया मैं अपने पुत्र को तुम्हारे दरबार में भेजने के लिए रेडी हूं। अब वीरमदेव क्या होते हैं कि अपने एक एक की जो सभा होती है उसके अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरबार में गए। अब जैसे ही दरबार में एंट्री लेते हैं, ये अपना क्या हो जाएगा, जैसे मैं आपको पूरा क्लियरली इमेज बताता हूँ, है ना। एक एक का दरबार बैठा हुआ है। जैसे ही वीरमदेव यहाँ से एंट्री कर रहे हैं अपने मेन गेट से, है ना, जैसे ही मेन गेट से एंट्री कर रहे हैं, ये तो अपने बैठा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, ये इनकी रानी वगैरह बैठी होगी और यहाँ पर इनकी बैठी हुई थी इनकी पुत्री। जैसे ही इनकी पुत्री की नजर किसके ऊपर पड़ती है, अपनी फिरोजा नाम है इस पुत्री का नाम है, फिरोजा की नजर जैसे ही अपने किस पे, वीरमदेव के ऊपर पड़ती है और क्या होता है, लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। अब जैसे ही इसको लव होता है तो एके ने क्या बोला कि अब उसकी जो पुत्री उसने बोल दिया कि मैं विवाह करूंगी तो किससे करूंगी, वीरमदेव से करूंगी। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि एके ने क्या कर दिया कि कान्हादेव चौहान को वैवाहिक संबंध भेजा, परंतु कान्हादेव चौहान ने क्या कर दिया कि प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं कि भैया मैं अपने पुत्र का विवाह नहीं करवाऊंगा आपकी पुत्री से, और क्या करते हैं अपने पुत्र को वापस बुला लेते हैं। तो ये कुछ रीजन आप देख सकते हैं ऊपर हमने जो डिस्कस की, ये क्या रहते हैं, अपने एके के जालोर दुर्ग पर आक्रमण के कुछ कारण रहे हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि एके के जालोर दुर्ग के आक्रमण के कारण क्या क्या हो जाएंगे। तो सबसे पहला कारण हो जाएगा एके की क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति हो जाएगी। दूसरा रीजन हो जाएगी कि जालोर दुर्ग का आर्थिक व सामरिक महत्व भी था अपना। एके की गुजरात लौट रही सेना पर आक्रमण कर दिया था, तो ये भी एक है ना क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के जालोर दुर्ग पर आक्रमण का कारण रहा। और वैवाहिक संबंध को भी क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। तो ये कुछ रीजन रहे जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने के। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अपना कान्हादेव चौहान का पुत्र वीरमदेव था। तो अभी यहां पर कौन बैठा हुआ, अपना कान्हादेव चौहान। ये अपना क्या हो जाएगा, कान्हादेव चौहान है। और कान्हादेव चौहान का जो भतीजा है उसका नाम क्या हो जाएगा, अपना शीतल देव। शीतल देव के पुत्र का नाम क्या हो जाएगा, सोम हो जाएगा। तो ये आपको सीरीज में ध्यान में रखना है, कान्हादेव का भतीजा शीतल देव, शीतल देव का पुत्र क्या हो जाएगा, अपना सोम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्लियरली आपको मैं मैप के थ्रू आपको दिखा देता हूँ कि क्या कंडीशन रही। अभी यहाँ पर अपने कौन है, कान्हादेव है, दूसरी तरफ अपने दिल्ली के अंदर कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। तो ये अपने क्या हो जाएंगे, आमने सामने वाले दो राजा हैं जो अभी यहाँ पर लड़ेंगे, है ना। तो दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अपने सेनापति नाम है इनका कमाउद्दीन गुर्ग, इनको भेजता है। इनको भेज के क्या करता है, जालोर से पहले ये क्या करता है कि सिवाना दुर्ग के ऊपर आक्रमण कर देता है। कहाँ पर, सिवाना दुर्ग जो बाड़मेर के अंदर है उसके ऊपर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। जालोर से पहले कहाँ पर कर दिया इसने, सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कर दिया यहाँ पर। अब ये जो शीतल देव है उसने अपने सेनापति को भेजा था, सेनापति का नाम क्या हो जाएगा, अपना भावले पवार को भेजा था। अब ये भावले पवार क्या करता है कि जो एके का जो सेनापति था उसके साथ क्या कर देता है, संधि कर देता है
और संधि करके क्या कर देता है कि एके का जो सेनापति इसको क्या बोलते हैं कि भैया तुम अगर मेरे को सारे रास्ते बता दो तो मैं तुमको क्या कर दूंगा, वो राजपाट सौंप दूंगा। तो इस लालच में आकर क्या कर देता है कि जो बावले पवार जो है वो क्या कर देता है, अपना क्या कर देता है, यहाँ पर दगेबाजी करता है और यहाँ पर क्या कर देता है कि सारे गुप्त रास्तों को क्या कर देता है, उसके एके के सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति को बता देता है। यहाँ पर अब कंडीशन क्या हो गई कि अब युद्ध होगा, शीतल देव भी आएंगे। अब जैसे ही अंदर एंट्री होती है, युद्ध वगैरह होता है, अब इनको लग गया कि भैया कुछ हो नहीं सकता है, तो शीतल देव और उनका पुत्र सोम तो क्या कर देता है, अपना केसरिया कर देती है, केसरिया करते हैं। और उनकी जो पत्नी है मेणा देव वो क्या कर देती है, जौहर कर देती है। तो 1308 के अंदर, 1308 ईस्वी के अंदर यहाँ पर क्या होता है, अपना साका होता है। कहाँ पर, सिवाना दुर्ग के अंदर साका होता है अपना। अब जब यहाँ पर साका वगैरह हो गया, अलाउद्दीन खिलजी की ना जीत हो जाती है, तो अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर देता है, अपना खेराबाद रख देता है। किस दुर्ग का नाम, सिवाना दुर्ग का नाम क्या रख दिया, खेराबाद रख दिया, है ना। तो अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि जब यहाँ पर खेराबाद नाम रख दिया है, तो अब अपन युद्ध की बात करते हैं। 1309 के अंदर होता है अपना मलकाना का युद्ध। तो 1309 ईस्वी के अंदर होता है अपना मलकाना का युद्ध होता है, जिसके अंदर कान्हा देव ने क्या कर दिया, अलाउद्दीन के सेनापति संभ खां को क्या कर देता है, बंदी बना देता है। अब जब ये बात जब आ जाती है तो क्या होगा, 1311 के अंदर वापस से क्या होने वाला है, अपना युद्ध होने वाला है, क्योंकि क्या बना लिया, सेनापति को बंदी। 1311 के अंदर मैं बात करूंगा जालोर के अंदर, तो कौन बैठा, अपना कान्हा देव, और कान्हा देव का पुत्र कौन हो जाएगा, अपना वीरम देव। और वीरम देव और कान्हा देव का जो सेनापति यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना दहिया बीका। दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन खिलजी है, ये क्या करता है, 1311 ईस्वी के अंदर आक्रमण होता है अपना जालोर दुर्ग के ऊपर। तब क्या करता है कि कान्हा देव जो जालोर का अपना सेनापति है दहिया बीका, वो क्या कर देता है, विश्वासघात कर देता है। और इस विश्वासघात के कारण क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी इस आक्रमण में सफल हो जाता है। इस हार के बाद क्या होता है कि अपने कान्हा देव तो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और इस हार के बाद वीरम देव क्या कर देते हैं, अपने आशापुरा माता के सामने कटार घोप कर क्या कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और फिर एके ने जालोर दुर्ग का नाम क्या रख दिया, जलालाबाद रख दिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई, सबसे पहले इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया, अपना खेराबाद। और बाद में जब 1311 ईस्वी में युद्ध हुआ तब क्या नाम रख दिया, इसका जलालाबाद नाम रख दिया, किसका, जालोर दुर्ग का। तो ये अपने जालोर दुर्ग से रिलेटेड जितनी भी जालोर का जो चौहान वंश था उससे रिलेटेड अपन ने सारे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कर ली है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई ना क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल अपन बातचीत करेंगे रणथंभौर के चौहान वंश की। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू गाइस।